दूसरा रिलेशनशिप सबको समझ गया था, सेकेंड रिलेशनशिप सबको समझा था सीपी और सीवी का। थर्ड रिलेशनशिप है, आप लोगों को वहां एमएसक्यू में चेक करने को आएगा कि कौन सा करेक्ट रिलेशनशिप है। तो पहला और सेकंड हम लोग ने देख लिया, बस आर ध्यान रखना, सीपी माइनस सीवी आर के बराबर होता है, बाकी चेक कर लेना। लेकिन मैं लिखवा दे रहा हूं कि किस किस टाइप के आते हैं। थर्ड रिलेशनशिप होता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर टीवी डिवाइडेड बाय बीटा। चेक कर लो क्या ये आर के बराबर आता है। आइडियल गैस मान के चेक करो, आइडियल गैस मान के चेक करो। अल्फा बीटा भी देखा है हम लोगों ने, अल्फा बीटा के फॉर्म में भी दे देता है। आइडियल गैस के लिए अल्फा निकाला था ना अल्फा, आइडियल गैस के लिए बीटा भी निकाला था। वैल्यू पुट करके देखो आर के बराबर आ रहा होगा। आइडियल गैस मान के चेक करो। अल्फा की वैल्यू निकाली थी अभी, अल्फा क्या आया था भैया 1/t। सो पुट करो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर मतलब 1/t का होल स्क्वायर t इंटू वी। बीटा क्या आया था भैया, बीटा 1/p आया था, तो p ऊपर चला गया, तो सीपी माइनस सीवी क्या हो गया अपने पास, t इंटू पीवी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ये कट गया, तो क्या हो गया एन आर टी बाई टी, एन आर के बराबर आ गया, फिर से आर के बराबर आ गया। तो ये थर्ड रिलेशनशिप। फोर्थ नेट में एक बार दिया हुआ है इसलिए बता दे रहा हूं मैं, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टीवी एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यहाँ क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। 1/बीटा को क्या लिख सकता है, ये भी लिख सकता है, तो दिस इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये चौथा हो गया। पांचवा और छठा रिलेशनशिप सीपी और सीवी का, पांचवा और छठा रिलेशनशिप जो सीपी और सीवी का होता है, दैट इज फिफ्थ एंड सिक्स्थ रिलेशनशिप आर फाउंड यूजिंग साइक्लिक रूल। अब ये साइक्लिक रूल क्या है वो पढ़ लेते हैं। साइक्लिक रूल क्या होता है, साइक्लिक रूल से भी सवाल आया हुआ है, साइक्लिक रूल क्या है, इट टेल्स अबाउट द इंटर relationship between partial derivatives of interdependent variables। कौन से मोस्ट कॉमनली कौन से होते हैं, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। ऐसे साइकिल में लिख लो, कैसे भी लिख लो किसी भी ऑर्डर में, फिर साइकिल में चलो, एक ही साइड चलो ऐसे। साइक्लिक रूल में क्या करना है, साइक्लिक रूल में तुम्हें, साइक्लिक रूल है तो पहला तुम क्या लिखो, dp बाई dv। साइकिल में चलो, p ऊपर p फिर v, dv कांस्टेंट t, v है तो क्या हो जाएगा dv dt कांस्टेंट p, फिर क्या है dt dp एट कांस्टेंट v। ये इक्वल टू हमेशा -1 होता है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू -1। कैसे भी लिख लो, हमेशा -1 के बराबर आएगा, कैसे भी लिखो, लेकिन साइकिल फिर प्रॉपरली चलाना।
ये सब इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंटरडिपेंडेंट प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंड करता है। तो साइक्लिक रूल क्या बताता है, इन इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव का रिलेशनशिप बताता है। सब गैसेस के लिए -1 आएगा। ये तुम कैसे भी करो, कैसे भी करो, तुम इधर से चल दो, इधर से चल दो, कैसे भी चल दो, या तो तुम ऐसा लिख लो वीपीटी, तब भी सेम है लेकिन साइकिल में ही चलना। तो क्या हो जाएगा भैया, डेल वी बाई डेल पी, ऊपर नीचे कांस्टेंट टी। अगला डीपी डीटी कांस्टेंट वी। अगला डीटी डीवी एट कांस्टेंट पी इक्वल टू -1 होगा, हमेशा -1 के बराबर आएगा। तुम इसी में वी से चलो, वीटीपी फिर टीवी, हमेशा क्या आएगा, सेम, कैसा भी बना लो, लेकिन साइकिल में चलना। इंटर कनेक्टेड इंटर डिपेंडेंट वेरिएबल्स में पार्शियल डेरिवेटिव्स का क्या रिलेशनशिप होता है, वो ये साइक्लिक रूल बताता है। तो इसको चेक करो कि ट्रू है कि नहीं। चेक फॉर आइडियल गैस, क्या ऐसा होता है, क्या एक्चुअली ऐसा होता है, साइक्लिक रूल क्या एक्चुअली फॉलो होता है आइडियल गैस में। चेक करके देखो, कैसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चेक करो, साइक्लिक रूल को चेक करो, ट्रू है कि नहीं आइडियल गैस के लिए। ये है, ये साइक्लिक रूल है। अभी तुमने इसकी वैल्यू निकाली थी, डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी क्या होगा, डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी क्या हो जाएगा भैया, -nr_v²। यही हो जाएगा ना भाई, nRT_v²। वॉल्यूम के टर्म्स में करना है, वॉल्यूम नीचे, -nRT/v²। अपना डेल वी बाई डेल टी क्या हो जाएगा, डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी क्या हो जाएगा, nr/p। डेल टी बाई डेल पी, डेल टी बाई डेल पी, टी क्या है, पीवी बाई एनआर। इसको प्रेशर के टर्म्स में करना है, वॉल्यूम कांस्टेंट मानते हुए। सो वी बाई एनआर हो जाएगा, वी बाई एनआर। सो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट वी इक्वल टू वी बाई एनआर। पुट करो, -nRT बाई v² मल्टीप्लाइड बाई nr बाई p इंटू v इंटू nr। क्या ये -1 के बराबर आ रहा है, ये nr कट गया, ये v और ये v कट गया, तो नीचे क्या बच गया, -nRT डिवाइडेड बाई pv। और pv क्या है भैया, -nRT डिवाइडेड बाई nRT क्या आता है, -1। ठीक है, साइक्लिक रूल फॉलो होता है। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर 3 इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल है, उनके डेरिवेटिव में रिलेशनशिप बताता है कौन, साइक्लिक रूल। -1 आ रहा है ना भाई। अरे अभी तक तुम लोग यही नहीं कर पा रहे, पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते। चेक कर लिया, हाँ भाई आइडियल गैस में फॉलो होता है साइक्लिक रूल। अगर तुम्हें याद है, एक सेकंड रिलेशनशिप हम लोगों ने लिखा था, Cp माइनस Cv क्या आया था अपने पास, Cp माइनस Cv T डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट V डेल V बाई डेल T एट कांस्टेंट P। ये सेकंड रिलेशनशिप था जो CpCv का हम लोगों ने चेक भी किया था। इसको और क्या लिख के दे सकता है वो, इसको और क्या लिख के दे सकता है, साइक्लिक रूल अगर मैं यूज करूं, साइक्लिक रूल क्या है कि डेल P बाई डेल V एट कांस्टेंट T, ये हो गया। अगला V आएगा, सो डेल V बाई डेल T, अगली चीज कांस्टेंट, अगला T आएगा, डेल T, उसके अगले में कौन होगा, P, डेल P एट कांस्टेंट V। देख लेना तीनों वेरिएबल कांस्टेंट आने चाहिए, -1 के बराबर है। यहां से मैं कोई एक वेरिएबल निकालने की कोशिश कर रहा हूं, डेल V बाई डेल T एट कांस्टेंट P निकालने की कोशिश कर रहा हूं। डेल V बाई डेल T एट कांस्टेंट P किसके बराबर हो जाएगा भैया, ये सारे टर्म कहां चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, इधर नीचे आ जाएंगे। सो यहां से अगर मैं निकालूं डेल V बाई डेल T एट कांस्टेंट P किसके बराबर हो जाएगा, माइनस, ये ऊपर चले जाएंगे, नीचे डिवाइड में आए ऊपर चले जाएंगे, डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट V
और डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी, ये हो जाएगा। इसको यहां पुट करते हैं, डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। सो सीपी माइनस सीवी किसके बराबर हो जाएगा, टी डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी इंटू माइनस डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट टी डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी। यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू माइनस टी डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी का स्क्वायर, दो बार है इंटू डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी। ये भी दे दिया है, इसको भी आइडियल गैस के लिए सॉल्व कर लेना, एनआर के बराबर आएगा। आइडियल गैस के लिए सॉल्व कर लोगे, एनआर के बराबर आएगा। अरे समझा साइक्लिक रूल से कैसे निकाल दिया, ऐसा भी पेपर में दे सकता है तुमको, तो बस सॉल्व कर लेना आइडियल गैस के लिए, अगर एनआर के बराबर आ रहा है तो काम खत्म। ऐसे ऐसे ऑप्शन दे देता है बना के। चले, एक और बना सकता है यहां एक और, हमने इसकी वैल्यू प्लग इन की है, दूसरे में इसकी वैल्यू प्लग इन कर सकता है, साइक्लिक रूल से इसकी वैल्यू निकाल के प्लग इन करेगा, सो इस टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। वो कर लोगे खुद, चले आगे। सीपी और सीवी में सारे रिलेशन अब पहचान लोगे। हेडिंग डाली स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस। तो पहले इसमें देखते हैं स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं। स्टेट फंक्शन में लिखो, स्टेट फंक्शन क्वांटिटीज दैट only depend upon the final and initial state, final and initial state of the system are known as state functions. Example: internal energy, enthalpy, temperature, pressure, volume, entropy gives free energy, Helmholtz free energy। ये तो सबको पता ही होंगे। इसका मतलब क्या है, मान लो मैं स्टेट 1 पे हूं, ये स्टेट 1 है मेरे पास। स्टेट किस तरीके से डिफाइन की जाती है, आगे खूब काम आएगा स्टेट कैसे डिफाइन करते हैं। इस समय अगर मैं क्या बता दूं, इस समय सिस्टम में प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है और टेम्परेचर क्या है, ये इसका स्टेट डिफाइन करते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ही किसी भी सिस्टम का स्टेट डिफाइन करते हैं। ये एक स्टेट था। अब मैं इस पे कुछ चेंज करके स्टेट 2 पे ला रहा हूं। अब चेंज क्या कर सकता हूं मैं, एक्सपेंशन करूं, कंप्रेशन करूं। कैसे करूंगा, आइसोकोरिक कर सकता हूं, आइसोथर्मल कर सकता हूं, आइसोबैरिक कर सकता हूं। मतलब मैं कुछ चेंज कर रहा हूं, स्टेट 1 से स्टेट 2 में आ गया सिस्टम, कुछ प्रेशर बदल गया होगा, वॉल्यूम बदल गया होगा, टेम्परेचर, ये यहां से यहां लाने को ही क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तुम कुछ कर सकते हो, एक्सपेंशन कर सकते हो, कंप्रेशन कर सकते हो। एक्सपेंशन कंप्रेशन एडियाबैटिक हो सकता है, आइसोकोरिक हो सकता है, आइसोबैरिक हो सकता है, आइसोथर्मल हो सकता है। और करने के दो तरीके, कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम कौन कौन से पढ़ते हैं, रिवर्सिबली करना और इरिवर्सिबली। अब स्टेट 1 से मैं स्टेट 2 ऐसे आ सकता था, ऐसे ऐसे,
मतलब टेम्परेचर कुछ बढ़ाया फिर वॉल्यूम घटाई, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, ऐसा किया, या मैं ऐसे आ सकता था या फिर मैं सीधा आ सकता था। ये पाथ है, ये मैं स्टेट 1 से स्टेट 2 जाने का पाथ 1 है, दिस इज पाथ 2, दिस इज पाथ 3। लेकिन जो स्टेट फंक्शन है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, किस पे, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम कितनी है, किस पाथ से वहां पहुंचे उस पर डिपेंड नहीं करता। मान लो अगर तुम्हें अगर अब निकालना है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, तो यहां मान लो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U1 है, यहां U2 है, तो ये किसके बराबर होगा, U2 माइनस U1। चाहे पाथ 1 हो, चाहे तुम पाथ 1 से जाओ, चाहे पाथ 2 से जाओ, चाहे पाथ 3 से जाओ, इंटरनल एनर्जी का चेंज हमेशा U2 माइनस U1 होगा। तुम कोई भी पाथ फॉलो करो, उससे उसकी वैल्यू पे फर्क पड़ने वाला नहीं, वो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर कोई तुमसे एंथैल्पी पूछे तो यहाँ मान लो एंथैल्पी 1 है, यहाँ एंथैल्पी 2 है, तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू H2 माइनस H1। किस पाथ से गया है, तीनों केस में आंसर सेम आएगा, तीनों केस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, चाहे तुम किसी पाथ से जाओ। स्टेट फंक्शन का मतलब समझ रहे हो, स्टेट फंक्शन का मतलब समझ रहे हो, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, उसकी वैल्यू सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी। तो तीनों पाथ से तुम चाहे किसी पाथ से स्टेट 1 से स्टेट 2 जाओ, तीनों पाथ में डेल्टा U सेम आएगा, तीनों पाथ के लिए डेल्टा H सेम आएगा, तीनों पाथ के लिए डेल्टा G सेम आएगा। अगर मैं पूछूं, मैंने कहा यहाँ 1 ATM था, यहाँ 2 ATM था, मैं कहूँ चेंज इन प्रेशर कितना है, पाथ 1 से जाओ, यहाँ चेंज इन प्रेशर P2 माइनस P1, इस पाथ से गए P2 माइनस P1, इस पाथ से गए P2 माइनस P1। तो क्या प्रेशर पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या, कि कौन सा पाथ फॉलो हो रहा है, नहीं नहीं, उसकी वैल्यू तो फाइनल क्या है और इनिशियल क्या है। टेम्परेचर भी इसी तरीके से, तू इस पाथ से जा चाहे इस पाथ से, या तो अगर टेम्परेचर सेम है तो सेम है। अरे आधे बच्चे गोबर छोड़ो, जिसको नहीं समझता है तुम फॉर्मूले याद कर लो, ये सब स्टेट फंक्शन, दिस इज ऑल स्टेट फंक्शन। देखो बैल बुद्धि, आगे देखेंगे इसको। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, इसीलिए एंट्रोपी में तुम लोग फॉर्मूला रख लेते थे ds इक्वल टू dq रिवर्सिबल बाय t, और इरिवर्सिबल भी क्वेश्चन कहता था कि प्रोसेस इरिवर्सिबल है, तब भी तुम यही फॉर्मूला लगाते थे। क्यों लगाते थे यही फॉर्मूला, क्योंकि एंट्रोपी क्या होती है, स्टेट फंक्शन, चाहे तुम रिवर्सिबल पाथ से जाओ चाहे इरिवर्सिबल पाथ से जाओ, आंसर सेम ही आना है। चलो नहीं मालूम है, आगे आगे देखेंगे। सो कंडीशंस for a function to be a state function। देखो ये तुमको या तो जैम में देगा तो इजी देगा, कहेगा भैया कौन कौन सा एमएसक्यू में पूछ लेगा कौन कौन सा स्टेट फंक्शन है, कौन कौन सा पाथ फंक्शन है। जितने भी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है जितने मैंने लिख दिए, ये सब तुम्हारे पास स्टेट फंक्शन थे। पाथ फंक्शन 3 है इनके, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी, ठीक है, उनको आगे हम देखेंगे। लेकिन वैसा नहीं पूछता, नेट में जैसे पूछता है बहुत बार, कहता है ये एक फंक्शन है z इक्वल टू 4x² प्लस 3xy, ये स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, बोलो ये स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, दिस इज एन स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन, ये z एक स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, ऐसा पूछेगा। 4 फंक्शन दे देगा, कहेगा कौन सा स्टेट फंक्शन है और कौन सा पाथ फंक्शन है, बोलो ये स्टेट फंक्शन होगा या पाथ फंक्शन होगा। वो सब दे दिया तो वेल एंड गुड, तो तुम तो रट के जाते हो कि कौन स्टेट फंक्शन है कौन पाथ फंक्शन है। अरे समझ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं भाई, आर यू गेटिंग इट। चलो छोड़ो तुम लोग यार, लिख लो कंडीशन। कंडीशन क्या कहता है, कंडीशन वो सब बेकार चीजें हैं, बाकी साइक्लिक इंटीग्रल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, वो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, तुम नॉर्मल इंटीग्रल ही नहीं कर पाते। सो देखो, फॉर अ फंक्शन टू बी a state function, for a function to be a state function it should follow
यूलर्स रेसिप्रोसिटी, यूलर्स रेसिप्रोसिटी थ्योरम। For a function to be a state function, it should follow Euler reciprocity theorem. Important मार्क कर लो, नेट में बहुत बार पूछा हुआ है यहाँ के सवाल। Euler reciprocity theorem क्या कहती है? मान लो z एक फंक्शन है x और y का। फंक्शन होने का मतलब समझते हो? जैसे मैंने लिख दिया z इक्वल टू 4x प्लस 3xy। z यहाँ क्या है? तो फंक्शन है x का, किसका है बोलो? y का। x की वैल्यू बदलोगे तो z की वैल्यू बदलेगी, y की वैल्यू बदलोगे तो z की वैल्यू बदलेगी। सो z यहाँ क्या है? इट इज एन फंक्शन ऑफ x एंड y। मान लो एक z मैंने लिया है, ये z एक फंक्शन है, ये एक्चुअली है फंक्शन किसका? x और y। x और y भी वेरिएबल है हमारे पास। तो कहता है फॉर यूलर रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है? फॉर दिस फंक्शन z टू बी अ स्टेट फंक्शन, अगर इस z को स्टेट फंक्शन होना है तो डेल बाई डेल x, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, डेल बाई डेल y एट कांस्टेंट x। एट कांस्टेंट y। इसका मतलब समझ रहे हो? पहले z को पार्शियली डिफरेंशिएट करो इन टर्म्स ऑफ y, x को क्या मानते हुए? कांस्टेंट मानते हुए। फिर जो फंक्शन आए, जो वैल्यू आए, उसे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, y को क्या मानते हुए बोलो? कांस्टेंट। पार्शियल डिफरेंशिएशन का यही तो मतलब होता है, उसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करो, बाकी वेरिएबल को क्या मान लो? कांस्टेंट। अगर ये बराबर आ जाए, अभी करता हूं मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराता हूं, अगर ये बराबर आ जाए इसके रेसिप्रोकल का, रेसिप्रोकल मतलब रेसिप्रोट मतलब क्या? पहले अब की बार उस फंक्शन को तुमने पहले एक बार किससे किया डिफरेंशिएट? पहले डिफरेंशिएट किया y में, अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, y को कांस्टेंट मानते हुए। फिर जो इस फंक्शन की वैल्यू आई है उसे पार्शियल डिफरेंशिएट करो y के टर्म्स में, किसको? x को कांस्टेंट मानते हुए। और ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तो z क्या हो जाएगा? एक स्टेट फंक्शन हो जाएगा। z क्या हो जाएगा? एक स्टेट फंक्शन हो जाएगा। बोलो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अभी करते हैं क्वेश्चन क्या क्या आए हैं। मैंने पिछले साल नेट वालों को नेट का क्वेश्चन करवाया था, वो ग्रुप पे शेयर कर देना, क्लास के बाद देख लेना कैसे सवाल आते हैं। इजी सवाल आते हैं, इजी बेसिक मैथमेटिक्स के सवाल रहते हैं। तो मैं हम प्रूफ करते हैं एक चीज, इसको यूज करते हैं, प्रूफ करते हैं चीज। हाँ लिख रहे हैं हम लोग, prove that pressure of an ideal gas is a state function। प्रेशर को प्रूव करना है कि वो एक स्टेट फंक्शन है। तुम्हें ऐसे वैसे नहीं देगा, तुम्हें मैथमेटिकल फंक्शंस देगा। जैसे मैंने लिखा था z इक्वल टू 4x प्लस 3xy, ऐसा लिख देगा। तो अगर प्रूफ करना है, प्रूफ दैट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज एन स्टेट फंक्शन, तो पीवी क्या होता है बोलो? nRT होता है आइडियल गैस के लिए। सो प्रेशर क्या हो गया भैया? nRT अपॉन v। यहां से मुझे क्या दिख रहा है? प्रेशर इज एन फंक्शन ऑफ, बोलो क्या? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। n नहीं ले रहा क्योंकि मैं क्या ले रहा हूं? कोई फिजिकल प्रोसेस ले रहा हूं, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं ले रहा, मतलब n नहीं चेंज हो रहा। मैं कंप्रेशन एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, हीट किया, ये किया, मतलब मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं हो रहे, n कांस्टेंट मान लिया, नंबर ऑफ मोल्स इज कांस्टेंट। क्यों लिखा? प्रेशर को वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन क्यों बोला है? टेम्परेचर बदलोगे तो प्रेशर बदलेगा, वॉल्यूम बदलोगे तो प्रेशर बदलेगा, r तो कांस्टेंट है। सो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज एन फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और वॉल्यूम, और ये फंक्शन है, ठीक है ना भाई? अब अगर इसको स्टेट फंक्शन होना है तो इसे क्या फॉलो करना चाहिए? यूलर्स रेसिप्रोसिटी थ्योरम। उसके हिसाब से क्या, अगर मैं इस फंक्शन को, जो कि प्रेशर है, जिसको चेक करना है स्टेट फंक्शन है कि नहीं, उसको मैं एक वेरिएबल के टर्म्स में डिफरेंशिएट करूं, मान लो
टेम्परेचर के टर्म्स में तो वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन में होता ही है, जिसके टर्म्स में तुम डिफरेंशिएट करते हो उसके अलावा सारे वेरिएबल्स को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। और फिर जो ये वैल्यू आए उसे मैं दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में पार्शियली डिफरेंशिएट करूं, दैट इज वॉल्यूम। क्या मानते हुए, किसको, टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हुए। अगर ये ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन को पलटने पे वैल्यू बराबर आती है तो ये स्टेट फंक्शन होगा। अब क्या, डेल पी, पहला आपकी बार, पहले किससे डिफरेंशिएट करूं, विद रिस्पेक्ट टू बोलो वॉल्यूम, टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हुए। फिर बाद में उसे मैं टेम्परेचर के टर्म्स में डिफरेंशिएट करूं, वॉल्यूम को क्या मानते हो। अगर ये आ गया, इफ दिस इज सेटिस्फाइड, if this is satisfied, then pressure of ideal gas is a state function, is a state function। क्या बात समझ रहे हो, क्या बात क्लियर है। यहां से आए हुए सवाल कई बार नेट में, करो सॉल्व करो, आ रहा है बराबर कि नहीं, डिफरेंशिएशन करना आता ही आपको, डिफरेंशिएशन करो और देखो बराबर आ रहा है कि नहीं। जल्दी करो भाई। अरे मुंह जबानी है बुड़बक। इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी क्या आएगा भैया, एन आर अपॉन वी। अभी भी नहीं कर पा रहे हो तो मर जाओ भाई, ये आ गया। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हुए, वॉल्यूम के टर्म्स में करना है। क्या हो जाएगा भैया, माइनस एन आर अपॉन वी स्क्वायर। ये क्या आ गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस। डेल पी बाई डेल वी करोगे तो पहले क्या आएगा भैया, माइनस एन आर टी अपॉन वी स्क्वायर। टेम्परेचर को कांस्टेंट माना है, वॉल्यूम के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया है, फिर किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करो, टेम्परेचर। क्या आ जाएगा, माइनस एन आर अपॉन वी स्क्वायर। दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब क्या है तुम्हारे पास, इट मींस P is an state function, is an state function। फिर आगे लिखो, for every state function there exists an exact differential। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल मैंने लिखना सिखाई दिया है। तो अगर प्रेशर क्या है तुम्हारे पास, प्रेशर अगर स्टेट फंक्शन है तो उसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा डीपी, जो कि किसके बराबर होगा, लिखना याद करो, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी डीटी प्लस डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी डीवी। ये इसका एग्जैक्ट, हर स्टेट फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। हमने डी और डीएच लिखना सीखा था, उसी से सब सॉल्व किया था, ना भाई, याद करो, आज ही सॉल्व किया था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखे थे। हर स्टेट फंक्शन का क्या एग्जिस्ट करता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल एग्जिस्ट करता है। फॉर एवरी स्टेट फंक्शन देयर एग्जिस्ट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। बोलो चले, एक और कर लो, फिर ग्रुप पे क्वेश्चन शेयर कर देंगे, आप देख लेना सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। आपको ये सब नहीं देगा, आपको कोई फंक्शन बना के देगा, कहेगा कि भैया फलाना आदमी है, मान लो क्या कह देगा, W इक्वल टू 3z प्लस 4y, मतलब W को क्या मानना है, इट इज एन फंक्शन ऑफ z एंड y। चेक करना है स्टेट फंक्शन, तो क्या यूलर रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगाना है। 4 ऑप्शन देगा एमएसक्यू में, कौन कौन सा फंक्शन स्टेट फंक्शन है, कौन कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है, ये पता करना है। तुम एक और सॉल्व कर लो, प्रूव दैट
prove that volume of ideal gas is a state function. So volume लिखो, आइडियल गैस की क्या होती है, nRT by P. So volume is a function of temperature comma pressure. So volume is a function of temperature comma pressure. So अगर इसे स्टेट फंक्शन होना है तो इसे यूलर रेसिप्रोसिटी थ्योरम फॉलो करनी है, जो क्या कहती है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम पहले वेरिएबल के टर्म्स में, अगले को कांस्टेंट मानते हुए, फिर ये जो वैल्यू आई है उसे डिफरेंशिएट कर दो नेक्स्ट के टर्म्स में, मतलब प्रेशर के टर्म्स में, अगले को कांस्टेंट मानते हुए. अगर ये किसके बराबर आ जाए, डेल वी को अब की बार ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन पलट देना है. सो टी की जगह क्या आ जाएगा, डेल पी, डेल वी बाय डेल एट कांस्टेंट टी. फिर डिफरेंशिएट करो विद टेम्परेचर, प्रेशर को कांस्टेंट मानते हुए. अगर ये दोनों टर्म बराबर आ रहे हैं सो वो एक स्टेट फंक्शन होगा. एंड फॉर एवरी स्टेट फंक्शन देयर विल एग्जिस्ट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल. ठीक है, करो, देखो आ रहा है कि नहीं, चेक आ रहा है कि नहीं. आया, ठीक है, आएगा ही, वो भी स्टेट फंक्शन है. एक ग्रुप पे श्रेयांश वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया था नेट का, एक की चेक करना है कौन सा स्टेट फंक्शन है. नेट का एक क्वेश्चन कराया था 4 नंबर का, प्रीवियस ईयर की कॉपी में देखोगे तो करा रखा है नेट का, कि कौन स्टेट फंक्शन है कौन नहीं है. वो शेयर कर देना ग्रुप पे. अगली हेडिंग डालो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अगली हेडिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ये सारे बेसिक मैंने खत्म कर दिए हैं. अभी तक किसी को कोई समस्या है क्या, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझी है लोगों को? ये सारी यूज करूंगा मैं पूरे चैप्टर में, यही सारी बातें. एकदम आसान है थर्मो भाई. कल वर्क निकालना सीखेंगे, हर प्रोसेस में वर्क निकालना सीखेंगे. एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, सारी प्रोसेस में कल वर्क निकालेंगे, हीट निकालेंगे, इंटरनल एनर्जी निकालेंगे. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? कैन एनीवन टेल मी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? लिखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. हेडिंग डाल दी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. This law says, it says that energy can neither be created nor destroyed, but it can be transformed. मतलब डिफरेंट टाइप में ट्रांसफॉर्म की जा सकती है, लेकिन ना बनाई जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है. इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म. मतलब तुम इंटरनल एनर्जी को वर्क में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, एनर्जी को किस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, हीट में कर सकते हो. सो क्या होता है, डेल यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, या मैं लिखूं डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. दिस इज, मैं एकदम इन डेप्थ नहीं बात करूंगा, ये सब तुमने पढ़ा ही होगा, अभिषेक सर ने पढ़ाया ही होगा. डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ये एनर्जी है, ये क्रिएट नहीं हो सकती,
ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तुम इंटरनल एनर्जी को हीट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, तुम इंटरनल एनर्जी को वर्क में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। वो सब काम का भी नहीं है। इसको डेल्टा यू क्यों लिखा है, इसको क्यू क्यों लिखा है, इसको क्यों डब्ल्यू लिखा है, ये लोग पाथ फंक्शन होते हैं। डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू कोई चीज नहीं होती, समझ रहे हो भाई? तुम यही ध्यान रखो। अब मैं उसको बताऊंगा तो आधा घंटा उसमें वेस्ट होगा कि क्यों u इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू नहीं लिखा, क्यों u इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू क्यों नहीं लिखा, क्यों यही लिखा कि डेल्टा u इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू क्यों होता है। उसको डिस्कस करूंगा तो आधा एक घंटा में फालतू वेस्ट होगा और कोई मतलब नहीं है, सवाल उससे आएगा नहीं। अभिषेक सर ने बताया होगा कि डेल्टा u इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू ही क्यों लिखा हम लोगों ने, बताया कि नहीं? भाई बोलो। चलो कल आगे बढ़ते हैं इसके, कल इंपॉर्टेंट रहेगा कल का लेक्चर, कल ही सब क्लियर हो जाएगा। कल ही अगर सब निकालना सीख जाओगे तो एंट्रोपी में फिर कुछ बचेगा नहीं। एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी वेरी इजी है। ये सब बता रखा है तुम लोगों को ही नहीं? हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, ये सब भी पढ़ाना पड़ेगा क्या? रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन, ये सब पढ़ रखा है कि नहीं? कुछ बोलते ही नहीं हो भाई। ठीक है, ये सब फिर नहीं बताएंगे। चलो तब तो जल्दी हो जाएगा, तब तो समय नहीं लगेगा। चलो कल मिलते हैं। कुछ बोल ही नहीं रहे आज कोई लोग। टाइम 6:30 जाता हूँ अब काम पे दूसरी जगह यार, उधर से जब फ्री होता हूँ तभी दूसरी जगह काम करने लगा। चलो 6:30 पे रहेगा कल, पक्का 6:30 पे रहेगा।